हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पार्ट 3 अचीवर्स में। आज हम साइंस की नेक्स्ट वीडियो, बायो की नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज सेल के बारे में। ठीक है, सेल की क्लास वैसे इससे पहले हो चुकी है, बट आज हम इसको यूपी कांस्टेबल मतलब यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सेल। सेल यानी कि कोशिका। सेल यानी कि कोशिका। कोशिका क्या होती है? देखिए, जो सेल है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्या बोला मैंने कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, स्ट्रक्चरल मतलब कि अगर ये सेल नहीं होते तो अगर ये सेल नहीं होते तो कोई भी स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं होता ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, फंक्शनल यूनिट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर ये सेल नहीं होती तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस भी परफॉर्म नहीं हो पाते। जैसे कि सेल जो है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जो सेल है ना, सेल से मिलके क्या बनता है? टिश्यू। सेल से मिलके क्या बनता है? टिश्यू यानी कि ऊतक। कोशिका, सेल से बनता है क्या? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन यानी कि अंग। और ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाता है? हमारा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, अगर ये नहीं होता तो क्या हमारा टिश्यू बनता? टिश्यू नहीं बनता तो क्या हमारा ऑर्गन बन पाता? अंग बन पाता? अंग नहीं बन पाता तो क्या हमारा ऑर्गन सिस्टम बन पाता? और ऑर्गन सिस्टम नहीं बन पाता तो क्या हमारा ऑर्गेनिज्म बन पाता? इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोला जाता है। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट बोला जाता है क्योंकि ये बेसिक है, इसी से सारी चीजें बनी हुई है। पहले कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, और फिर उसके बाद लास्ट में जीव। ठीक, तो ये हमारा सेल, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोला जाता है। फंक्शनल यूनिट क्यों बोला जाता है? कि ये बेसिक यूनिट है जो फंक्शन परफॉर्म करती है। सेल जो है हमारा क्या करता है? फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट बोला गया है। अब उसके बाद जैसे हमारा देख ले हम हार्ट, या फिर हम किडनी ले लेते हैं। ठीक है, किडनी की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, किडनी की सेल्स का काम क्या होता है? किडनी की सेल्स का काम होता है एक्सक्रीशन करना, उत्सर्जन करना। अगर ये एक्सक्रीशन ना कर रही होती, अगर ये सेल्स ही ना प्रेजेंट होती हमारी किडनी में, तो क्या हमारी किडनी में एक्सक्रीशन हो पाता? नहीं हो पाता। फिल्ट्रेशन हो पाता? नहीं हो पाता। इस वजह से इसको बोला जाता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारा सेल्स समझने से। सेल क्या होता है? The cell is the basic structural and functional unit of life. All living organisms are made up of cell. सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। कोशिका जीवन का मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सभी जीव कोशिका से बने हुए हैं। किससे बने हुए? सारे जीव कोशिका से। इसकी स्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, कि इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? हम साइटोलॉजी बोलते हैं। इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोला जाता है। सेल की स्टडी को कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया। अब सबसे पहली बात आती है कि ये डिस्कवरी किसने करी? सेल क्या होती है ये समझ लिया हमने। सेल की डिस्कवरी किसने करी? पहली बात तो मैं आपको ये समझा दूं, जो सेल है ना वो एक क्या कहते हैं, सेल जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी बॉडी का। अगर आप कोई भी दीवार देखते हो, उस दीवार में जैसे दीवार किससे बनी होती? ईंटों से, ब्रिक से। तो जैसे वो दीवार ईंटों से या ब्रिक से बनी होती है, वैसे ही हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है। हमारी बॉडी किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है। ठीक है, अब सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? सेल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी करी थी कॉर्क सेल में, एंड कॉइन्ड द टर्म सेल। सेल जो वर्ड है वो सेल्यूलर वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टाइनी कंपार्टमेंट्स, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स। अब देखिए, रॉबर्ट हुक को जानना था कि हमारे जो ऑर्गेनिजम्स है वो किससे बने हुए होते हैं। तो वो जाते हैं और जो ट्री होता है ना, ट्री की बार्क को लेते हैं, उसमें से जो बार्क की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको निकालते हैं। उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप उन्होंने बना रखा होता है पहले से ही। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर वो जब उस कॉर्क को ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें ऐसे छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स दिखते हैं, जो कि एक हनी कॉम्ब लाइक, मधुमक्खी के छत्ते जैसा नजर आता है। वो इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को क्या बोल देते हैं? वो इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को बोल देते हैं सेल।
बात समझ में आ गई कि सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, कॉक सेल्स में। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना, इन्होंने डेड सेल में ऑब्जर्व किया था। किसमें? डेड सेल में, मृतक कोशिका में। रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या किया था, सॉरी, सेल को डिस्कवर किया था, ठीक है, और किसमें? डेड सेल में, ठीक। 1665 में कॉर्क में मृत कोशिका देखी और उसको सेल शब्द दिया, सॉरी। अब उसके बाद एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉफ फर्स्ट ऑब्जर्व लिविंग सेल। अब सबसे मृतक कोशिका तो पता लग गया, रॉबर्ट हुक ने किया था। अब उसके बाद सवाल उठता है कि ये लिविंग सेल किसने डिस्कवर करी थी? तो लिविंग सेल डिस्कवर करी थी किसने? एंटोन वैन ल्यूवेनहॉफ। फर्स्ट ऑब्जर्व लिविंग सेल, सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था, जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा। सेल थ्योरी एक और एग्जांपल, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लाइडन और स्वान ने। स्लाइडर और स्वान ने क्या दिया था? सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी समझते क्या होता है? सेल थ्योरी जो स्लाइडर और स्वान ने दी थी, उसमें उन्होंने बोला था सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे किससे बने हैं? सेल से। सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, जिसको कि हम शुरुआत से पढ़ लिया हमने कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। सेल जो है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे सेल से बने हुए हैं। सारे सेल और ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सारे जितने भी सेल है वो सारे पहले से प्रेजेंट कोशिकाओं से ही बनते हैं। सभी नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती हैं, ठीक है। तो हमने सेल थ्योरी पढ़ ली कि सेल थ्योरी क्या है। सारे स्लाइडन और स्वान ने क्या बोला था? जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे सेल से बने हैं। सेल बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। सारे सेल अराइज होते हैं कहां से? प्री एग्जिस्टेंट सेल से। पहले से ही जो सेल एग्जिस्ट कर रही है उसी से ये बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सेल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। दो टाइप के सेल होते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। पहला क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा क्या है? यूकैरियोटिक सेल, ठीक। प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक। इसका एग्जाम्पल, सच्चा केंद्रक नहीं होता है इसमें। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। यूकैरियोटिक सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल इसका क्या है? प्लांट और एनिमल सेल। सच्चा केंद्रक होता है इसमें, और इसका एग्जाम्पल क्या है? पादप कोशिका और जीव कोशिका, जंतु कोशिका, ठीक है। तो ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल। अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। हमने समझ लिया प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। जिसमें सच्चा केंद्रक नहीं होता उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। जिसमें सच्चा केंद्रक होता है उसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल पे। नो ट्रू न्यूक्लियस, सच्चा केंद्रक नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में, सच्चा केंद्रक प्रेजेंट होता है। डीएनए इज फ्री इन साइटोप्लाज्म। डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में फ्री सॉरी, डीएनए इज फ्री इन साइटोप्लाज्म। डीएनए जो है वो कोशिका द्रव में मुक्त होता है, मतलब ऐसे फ्रीली फ्लोट करता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप यूकैरियोटिक में देखो तो यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? सबसे पहली बात, प्रोकैरियोटिक में कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक में डीएनए ऐसे फ्रीली पड़ा रहता है, जैसे ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल मान लेते हो ना, ऐसे ही साइटोप्लाज्म में मूव करता रहता है। लेकिन हमारा जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते, ठीक है। झिल्ली युक्त कोशिकांग किसमें नहीं होते? आपसे अगर क्वेश्चन कभी ऐसे पूछा जाएगा कि इनमें से किसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते? प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक सेल। स्मॉल इन साइज, आकार में ये छोटी होती है। इसका एग्जांपल जैसे कि हमने पढ़ा बैक्टीरिया। अब देखिए इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं इसमें। ये लार्जर साइज में होते हैं या आकार में बड़े होते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? प्लांट और एनिमल, ठीक है। बात समझ में आ गई थी सबको? प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए जो है वो फ्रीली पड़ा रहता है साइटोप्लाज्म में,
यूकैरियोटिक सेल में डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्मॉल साइज में होती है प्रोकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल लार्ज साइज में होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है, सॉरी, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, नहीं प्रेजेंट होते। और इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। ये स्मॉल साइज में होते हैं, ये लार्ज साइज में होते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो गया, बैक्टीरिया, और इसका एग्जांपल क्या हो गया, हमारा एनिमल्स और प्लांट्स। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा स्ट्रक्चर समझना सेल का, कि सेल कैसे बने होते हैं, और उसके बाद ये समझना कि कौन से कोशिकांग उसमें प्रेजेंट होते हैं और कौन से कोशिकांग क्या करते हैं, क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले ये हमारा सेल का स्ट्रक्चर दे रखा है। अगर हम इसको हिंदी में देखें, पहले हम इसको इंग्लिश में पढ़ें। देखिए, सेल में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, पहली चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो आउटर कवरिंग है ना, इसको क्या कहते हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। अगर सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, अभी हम आगे देखेंगे सेंट्रोसोम क्या होता है आगे आने वाली वीडियोस में। तो सेंट्रोसोम जिसमें प्रेजेंट होता है वो होती है एनिमल सेल। सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, ये भी एक तरह का कोशिकांग होता है, और ये सिर्फ किसमें प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। फिर ये हमारा क्या हो गया, लाइसोसोम हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, हम सेंट्रोसोम पढ़ेंगे, हम लाइसोसोम पढ़ेंगे, हम पैरोक्सिसोम पढ़ेंगे, हम गोल्जी वेसिकल्स पढ़ेंगे और गोल्जी एपरेटस पढ़ेंगे, न्यूक्लियस पढ़ेंगे, न्यूक्लियोलस पढ़ेंगे, राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल। इतने सेल ऑर्गेनल्स हमारे किसमें प्रेजेंट होते हैं, हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, ठीक है, और ये इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है। ये इधर आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच में भी एक चीज प्रेजेंट होती है, उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के बीच में, उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये आपका डीएनए है, क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट है ये, ठीक है। ये आपका डीएनए है जो कि क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्रोमैटिन मतलब पता है क्या होता है कि सेल डिवीजन होने से पहले जब कोशिका टूटती है ना, उससे पहले ये जो डीएनए है ये ऐसे ही प्रेजेंट होता है, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। ये आपका गोल्जी एपरेटस है, ये आपका गोल्जी वेसिकल्स है, ये जो फ्लूइड आपका बीच में प्रेजेंट है ये क्या है आपका साइटोप्लाज्म, और ये आपका वैक्यूल है। वैक्यूल अगर आपको छोटा दिख रहा है इसका मतलब सबसे पहली चीज कि वो एनिमल सेल है। अगर आपका सेंट्रोसोम दिख रहा है इसका मतलब कि वो एनिमल सेल है, ठीक है। अब हम इसको हिंदी में देख लेते हैं। ये हमारा गोल्जी उपकरण है, ठीक है। ये हमारी चिकनी अंतर्द्रवी जालिका है, मतलब चिकनी अंतर्द्रवी जालिका का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपका केंद्र की ये झिल्ली है, न्यूक्लियस आपका ये प्रेजेंट है, ये आपका न्यूक्लियोसोम है, सॉरी न्यूक्लियोलस है, और फिर ये इसके आसपास क्या प्रेजेंट है, केंद्र की ये झिल्ली, ये आपका केंद्रक हो गया, ठीक है। कोशिका द्रव्य, ये आपका साइटोप्लाज्म है, मतलब कि कोशिका द्रव्य है। ये आपके खुरदरी अंतर्द्रवीय जालिका है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ये आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और ये आपका सर्कुलर फॉर्म में जो दिख रहा है ये क्या है, लाइसोसोम, ठीक है। फिर उसके बाद प्लाज्मा झिल्ली, ये जो आउटर कवरिंग है ये क्या है, प्लाज्मा झिल्ली। एक चीज, क्या आपको इसमें सेंट्रोसोम दिख रहा है, नहीं, ठीक है। जिसमें भी सेंट्रोसोम बेसिकली वैसे इसमें शो नहीं किया गया, बट अगर सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं है, अगर आप देखोगे कोई भी स्ट्रक्चर, इसका मतलब वो प्लांट सेल है, ठीक है। और अगर आपको कहीं भी न्यूक्लियोलस, सॉरी ये जो वैक्यूल है ये छोटा दिख रहा है, तो इसका मतलब कि वो क्या है, इसका मतलब कि वो एनिमल सेल है। और प्लांट सेल अगर है तो उसमें 70% लगभग आपका क्या प्रेजेंट मिलेगा, आपको वैक्यूल प्रेजेंट मिलेगा, ठीक। A typical cell has 3 main parts. एक सेल में 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला क्या हो जाता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहला हो जाता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सबसे पहली चीज जो हमारे किस में प्रेजेंट होती है सेल में, वो है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग है। उसके बाद प्रेजेंट होता है हमारा केंद्रक, ये केंद्रक है हमारा। फिर यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब उसके बाद नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। सबसे पहले चीज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। सेल मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली थिन फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग ऑफ द सेल।
थिन सेल होती है, फ्लेक्सिबल सेल होती है और आउटर कवरिंग ऑफ द सेल होती है। पतली, फ्लेक्सिबल मतलब लचीली, और दूसरी चीज ये कैसी होती है, आउटर कवरिंग होती है। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन को किससे प्रेजेंट होता है, लिपिड और किससे बना होता है, लिपिड और प्रोटीन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा कि ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किससे बनी है, तो आपका आंसर होगा लिपिड और प्रोटीन से। वसा और प्रोटीन से बनी होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, वसा और प्रोटीन से बनी होती है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, सेल को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की एंट्री और एग्जिट, आवागमन और उनको नियंत्रित करती है। कौन से सब्सटेंस आएंगे हमारे सेल के अंदर, कौन से सब्सटेंस नहीं आएंगे, इसको नियंत्रण करने का काम किसका होता है, सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन कैसी मेम्ब्रेन होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अर्ध परागपय, ठीक है, सिंपली क्या होती है, ये ऐसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सॉरी, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, किससे, सिर्फ सेलेक्टिव ऑर्गेनिज्म ही आ जा सकते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म, सॉरी, सारे पार्टिकल्स अंदर नहीं आ सकते सेल के। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब कि इसमें सारे पार्टिकल्स अंदर नहीं आ सकते सेल के, सिर्फ कुछ ही सेलेक्टेड पार्टिकल ही अंदर आ सकते हैं। स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, ये फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड बाई लेयर से बनी होती है। फॉस्फोलिपिड मतलब फॉस्फोरस की और लिपिड की एक ऐसे लेयर होती है जो कि किससे बनती है, फॉस्फोरस से और लिपिड से। इसकी एक लेयर होती है, दो लेयर्स बेसिकली होती है, उससे ये बना होता है। थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। फॉस्फोलिपिड द्विपरत बनाती है, लचीली और पतली होती है, चयनात्मक होती है, ठीक है, चयनात्मक होती है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट आता है हमारा सेल से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है। ये होता है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था। पहली बात तो ये मॉडल किसका है, ये मॉडल दिया गया था कि कैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है, ठीक है। दूसरी चीज ये किसने दिया था, ये सिंगर और निकोलसन ने दिया था 1972 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसे बोला गया था कि ये हमारी जो ये लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन की लिपिड होती है, उसमें बीच बीच में क्या होता है, ये हमारे प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, ऐसे धसे हुए होते हैं उसमें प्रोटीन, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं फंक्शंस, कार्य पे। प्रोटेक्ट करती है सेल को, कंट्रोल करती है एग्जिट और एंट्री सब्सटेंस की, मेंटेन सेल का शेप मेंटेन करती है, सेल को कम्युनिकेशन करने में हेल्प करती है, ठीक है। कोशिका की रक्षा करती है, पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है, कोशिका का आकार बनाए रखती है, कोशिकीय संचार में सहायता देती है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट इन सेल्स, सेल मतलब कैसे सेल में ट्रांसपोर्ट होता है, सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट, एक सेल से दूसरे सेल में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मींस द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस लाइक वाटर, गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इनसाइड द बॉडी और सेल। सेल में या फिर बॉडी में कैसे न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल या फिर वाटर एक जगह से दूसरी जगह में जाती है, एक सेल से दूसरी जगह में, एक सेल से दूसरे सेल में जाती है, इसी को बोला जाता है सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट इन सेल, सेलुलर ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट यूजिंग एनर्जी। ये मेन डिफरेंस होता है किसके किसके बीच का, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच का। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। एटीपी का कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है, ये हमारे बॉडी का एनर्जी करेंसी होता है। क्या होता है ये हमारे बॉडी का एनर्जी करेंसी, ठीक है। अब कुछ टाइप के पैसिव ट्रांसपोर्ट हम पढ़ लेते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो कि सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल, जैसे ये हमारा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे कंसंट्रेशन किसी चीज का ज्यादा हो गया है, तो ये जो हायर कंसंट्रेशन से कोई भी चीज अगर होती है तो वो हायर कंसंट्रेशन से किधर की तरफ मूव करती है,
लोअर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। जैसे कि हमारा क्या है, जैसे कि हमारा ये वाटर, हम ये देख लेते हैं, ये एक बेसिल है, इसमें यहां तक पानी भरा है और इसमें यहां तक पानी है, ए और बी। तो आप सिंपली समझ सकते हो, जिसमें यहां तक पानी भरा हुआ है और इधर कम पानी है, तो ये ज्यादा पानी वाले में से किधर जाएगा, कम पानी वाले में से। यही हमारा इसमें भी होता है। ठीक है, क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है और बिना किसी एनर्जी के यूज के। क्या इसमें हमें कुछ एनर्जी लगानी पड़ी? नहीं, बिना किसी एनर्जी के यूज के, बिना एटीपी के यूज के हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाता है। पहला है डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज नोन एज क्या, डिफ्यूजन। ऑक्सीजन एंटर्स सेल थ्रू द डिफ्यूजन। ऑक्सीजन हमारे सेल में कैसे एंटर करता है, डिफ्यूजन में। ये हमारी सेल है, यहाँ पे बेसिकली डिफ्यूजन पता है गैसियस मॉलिक्यूल्स का होता है, गैसियस मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन होता है। आप जैसे एक कॉर्नर में बैठे हुए हो, ठीक है, आप रूम के एक कॉर्नर में हो, दूसरा पर्सन रूम के दूसरे कॉर्नर में, वो अगर वहां पे कोई भी ऐसे परफ्यूम ही स्प्रे कर दी उसने उधर, तो आप तक कैसे स्मेल आ जाती है, डिफ्यूजन की वजह से। वहां जहां पे उसने स्प्रे किया था वहां उसका कंसंट्रेशन ज्यादा था, धीरे धीरे लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में गैसियस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। सेम ऐसे ही आपको खाने की स्मेल भी ऐसे ही आती है, खाना किचन में बन रहा होता है लेकिन पूरे घर में खुशबू उसकी होती है, ये भी डिफ्यूजन होता है। ठीक है, तो हमारे सेल में ऑक्सीजन कैसे एंटर करती है सेल के अंदर, डिफ्यूजन के थ्रू। गैसेस का मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। ठीक, ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन। ठीक है, हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, क्या आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट पता है क्या होता है? सोल्यूट क्या होता है, जिसको हम किसी भी चीज में घोलते हैं, सिंपल वर्ड्स, जिसको हम किसी भी चीज में घोलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सोल्यूट। और जो खुद में घोलता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, एक से ये हमारा जो मैंने रेड से बनाया ये हमारा सॉल्वेंट है और ये हमारा क्या है, सॉरी, ये हमारा सोल्यूट है रेड से, और बाकी हमारा क्या है, बाकी हमारा सॉल्वेंट है। अब देखिए इधर सोल्यूट क्या है, इधर सोल्यूट कम है, जो घोल रहा है, जो घुल रहा है, और सॉल्वेंट क्या है इधर, ज्यादा। वाटर जो है मतलब सॉल्वेंट क्या है इधर, ज्यादा है। इधर क्या है, सोल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम। तो जिधर सोल्यूट ज्यादा होता है ना, ये वाटर उधर की तरफ मूव करने की कोशिश करता है, वो चाहता है कि इसको भी मैं डाइल्यूट बना दूं। तो जिधर वाटर ज्यादा हो, जिधर सोल्यूट ज्यादा होता है, ज्यादा वाटर वाले कंसंट्रेशन से वो इधर से इधर मूव करता है। सिंपल वर्ड्स में, इधर आपको क्या दिख रहा था, इधर आपको सोल्यूट ज्यादा दिख रहा है, इधर आपको सॉल्वेंट ज्यादा दिख रहा है, तो ये जो सॉल्वेंट है ये इधर इधर की तरफ मूव करने लगेगा, इसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। बात समझ में आ गई कि जिधर ज्यादा सोल्यूट है उधर की तरफ जब सॉल्वेंट मूव करने लगता है, जिधर सोल्यूट कम है उधर से जब सॉल्वेंट जिधर ज्यादा सोल्यूट है उधर की तरफ मूव करने लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इन प्लांट सेल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, ये मूवमेंट थ्रू स्पेशल प्रोटीन चैनल्स के थ्रू मूवमेंट होता है, कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो अपने आप से नहीं हो रहा, जिसको फैसिलिटेट करना पड़ रहा है, जिसको कुछ हेल्प, मतलब कुछ ताकत देनी पड़ रही है, कुछ हेल्प करनी पड़ रही है, वो होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इंपॉर्टेंट इन प्लांट सेल, किसमें इंपॉर्टेंट होता है, प्लांट सेल में इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। जाहिर सी बात है, मुझे बताओ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा तो कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली जो एनर्जी है वो रिक्वायर्ड होगी ही होगी। ठीक है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप इन नर्व सेल, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल बाय प्लांट्स। कैसे, जैसे जो भी एब्जॉर्प्शन करते हैं मिनरल्स, प्लांट रूट जो भी मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करती है वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, और सोडियम पोटेशियम चैनल पंप भी क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ लिया, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
ये दोनों कैसे ट्रांसपोर्ट है, ये दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट ऑस्मोसिस भी हमने पढ़ लिया कि जहां पे अगर इधर यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा दिख रहा है आपको, ठीक है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। इधर प्योर वाटर था, इधर सोल्यूट ज्यादा था, इधर सोल्यूट कम था, तो ये देखो वाटर किधर से किधर जा रहा है, जिधर सोल्यूट ज्यादा है वाटर उधर की तरफ जा रहा है, ठीक। डिफ्यूजन तो आपने समझ ही लिया था। पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये होता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक, ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। साइटोप्लाज्म, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम साइटोप्लाज्म पे। साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस होता है। साइटोप्लाज्म क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस है, प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ये आपका न्यूक्लियस है, इसके बीच में जो ये फ्लूइड प्रेजेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। झिल्ली और केंद्रक के बीच जेली जैसा पदार्थ प्रेजेंट होता है, कंटेन वेरियस सेल ऑर्गेनल्स, विभिन्न कोशिकांग इसमें प्रेजेंट होते हैं, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इसी में होती है, और ये क्या सपोर्ट करता है, ऑर्गेनल्स को सपोर्ट देता है, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है कि ये जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज, झिल्ली और केंद्रक के बीच में जली, मतलब झिल्ली और केंद्रक के बीच में जली जैसा पदार्थ है। फिर ये सेल ऑर्गेनल्स, इसमें वेरियस सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं, और इसका फंक्शन क्या होता है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंडक्ट कराना, एक साइट प्रोवाइड कराना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, और सपोर्ट करना ऑर्गेनल्स को, ठीक है। नेक्स्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, केंद्रक, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये क्या होता है, न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल होता है, कोशिकांग का नियंत्रण केंद्र, ठीक। सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हमारा न्यूक्लियस है, और इसके आसपास में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, इसके सराउंडेड बाय, किससे सराउंडेड होता है, किससे घिरा हुआ होता है, ये हमारा घिरा हुआ होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। इसमें बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। और यहाँ पे ऐसे डीएनए प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में क्रोमैटिन के फॉर्म में। किस फॉर्म में, क्रोमैटिन के फॉर्म, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल भी इसी में प्रेजेंट होता है। तो आपसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें जो डीएनए है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो योर आंसर विल बी व्हाट, न्यूक्लियस, ठीक। नेक्स्ट, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है, ये क्रोमैटिन है, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म, जो जेल प्रेजेंट होता है, जेल लाइक सब्सटेंस, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स, तो एक दो सेल ऑर्गेनल्स इस क्लास में हम पढ़ेंगे, उसके बाद सारे सेल ऑर्गेनल्स को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। सबसे पहला सेल ऑर्गेनल हमारा आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर। इसको सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके पास खुद का डीएनए होता है। किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट। इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको सेल का पावर हाउस ऑफ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट प्रोड्यूस एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एनर्जी किसके फॉर्म में प्रोड्यूस करेगा, ये एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस करेगा। एटीपी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल की एनर्जी करेंसी बोली जाती है एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक है। इसका खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। राइबोसोम जो है वो किसमें हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। किसमें, प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है राइबोसोम, यहीं पे प्रोटीन बनता है। जो डीएनए है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियाइक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियाइक एसिड ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। पेरेंट से कि नाक कैसी होगी, आंख कैसी होगी, बेबी की कलर कैसा होगा, तो वो सारी इंफॉर्मेशन डीएनए से, डीएनए के थ्रू ही किसमें जाती है, हमारे डॉटर सेल्स में जाती है। ये रेप्लिकेट कर सकते हैं खुद पे ही इंडिपेंडेंटली। प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इन एक्टिव सेल। जो एक्टिव सेल होती है जैसे मसल सेल्स जो ज्यादा काम करती हैं, एक्टिव रहती हैं, वहां पे ये ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है इसका, प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन।
ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन का साइट होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम, ठीक है। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसको कहते हैं? एटीपी को कहते हैं, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। एटीपी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है, ठीक है। पहली चीज याद रखनी है कि पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल हमारा एटीपी, ठीक। स्पेशल फीचर, इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर कहते हैं। खुद में ये रेप्लिकेट कर सकता है और लार्ज नंबर में प्रेजेंट होता है, ठीक। अब यहीं तक हम रखते हैं आज की वीडियो में। कल से हम और सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ेंगे कल की वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टे ट्यून्ड।